हेलो दोस्तों, एकेसी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, सब्जेक्ट है BEE, जो कि सेकंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा आईसी वालों दोनों ब्रांचों में है। यह सब्जेक्ट आपका कॉमन होता है BEE, जो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। तो चलिए हम आपको पढ़ाने वाले हैं BEE में। सबसे पहला चैप्टर है, देखिए यहाँ पर है चैप्टर फर्स्ट, बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड देयर कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में आपको बेसिक चीज़ें पढ़ने होता है, जो कि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उन सभी में जो यूज होगा उसमें का बेसिक चीज़ आपको पढ़ना होता है इसमें। ठीक है, बेसिक चीज़ होता है, बहुत बेसिक होता है और आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी होगा, ताकि आगे की जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे है आपका पहला टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताना होता है आपको। ये पूछ लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताइए। तो देखिए यहाँ पे है इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश की जो दिशा आपको निकालना हो, कोई धन आवेश या ऋण आवेश हो, उसकी दिशा किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, देखिए इसमें बताया गया है। किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर जो आपका आवेश होगा, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा, यदि वह आपके आवेश जो है आपका धन आवेश है तो आपके क्षेत्र की अनुदिश ही लगेगा। ठीक है, यदि वह ऋण आवेश है तो वह क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से लिखा गया है। तो आपको इस प्रकार से आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात हो जाती है। देखिए यहाँ पर करंट का फार्मूला है। करंट का फार्मूला आपको यहाँ पर बताया गया है। देखिए करंट I इक्वल्स टू यहाँ पे है आपका I बराबर Q/T। ठीक है, देखिए यहाँ पर MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में या प्रतियोगी परीक्षाओं में। आप जब देंगे JEE का तो उसमें पूछा जा सकता है कि पूछ सकते हैं वो कि बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आपका 1.6, ठीक है, देखिए वहाँ पर लिखा गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आपका आवेश होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर है आपका, देखिए एक कूलम आवेश के लिए, ठीक है, एक कूलम आवेश के लिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ठीक है, एक कूलम आवेश जब होगा आपका तो इतने इलेक्ट्रॉन आपका प्रवाहित होना चाहिए। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना चाहिए। तो आपको इस प्रकार से इसमें पूरा देखिए, यहाँ से दो MCQ आपका बन सकते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा आसानी से। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आपका है रजिस्टर के बारे में बताना है आपको। रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, ये आपको 5 नंबर में लिखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से वो फ्रेम करेंगे, वो 5 नंबर देंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन, और उसमें आपको लिख देंगे करंट के बारे में बताइए, रजिस्टर के बारे में बताइए, या कंडक्टर के बारे में बताइए, ठीक है, इंसुलेटर के बारे में बताइए। तो इस प्रकार से वह 5 सेक्शन दे देंगे और एक नंबर का आपको लिखना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत आसान होता है और आपको अच्छा खासा नंबर भी मिलता है। चलिए देखते हैं आगे आपका है यहाँ पे देखिए रजिस्टर के बारे में आपको बताना है। रजिस्टर क्या होता है, किसी पदार्थ के अंदर, ठीक है, किसी पदार्थ के अंदर करंट को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो किसी पदार्थ के अंदर करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी जो होती है, यहाँ पे गलत है, प्रॉपर्टी जो होती है उस एलिमेंट को, ठीक है, जो आपको अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है उस एलिमेंट को हम रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर रजिस्टर तथा रेजिस्टेंस दो अंतर है। देखिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे देखिए आपको रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस में क्या अंतर है, ये आपके दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए जो रजिस्टर होता है वह मेटल होता है एक तरह से देखा जाए, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होता है वह प्रॉपर्टी होती है। ठीक, उस मेटल के अंदर की प्रॉपर्टी जो होती है वह रेजिस्टेंस है, लेकिन जो वो मेटल है वो रजिस्टर है आपका। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा रजिस्टर और रेजिस्टेंस में अंतर क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है आपका, देखिए यहाँ पे हम आपको बता दिए
बताने के बाद यहाँ पर देखिए रजिस्टर कहते हैं। अगला चीज़ आपका है रेजिस्टेंस के बारे में बता देते हैं। रजिस्टर के बारे में बताए हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस जो है किसी पदार्थ के अंदर धारा को विरोध करने की प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जो उस पदार्थ के अंदर प्रॉपर्टी होगी उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन जो मेटल होता है उसे हम रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा रजिस्टर और रेजिस्टेंस क्या होता है। आप दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से हम आपको बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे आपका रजिस्टर का फार्मूला रजिस्टर आर, ठीक, रजिस्टर आर इक्वल्स टू V/I। यहाँ भी आपका वोल्टेज है तथा I आपका करंट है। ठीक है, यहाँ देखिए यूनिट ऑफ आर, जो रजिस्टर का यूनिट क्या होता है, रजिस्टर का यूनिट आपका ओम होता है। ठीक है, यहाँ ओम का देखिए यहाँ पे ये सिंबल है, ओम को इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर है आपका लिखा गया है किसी पदार्थ के लिए। ठीक है, किसी पदार्थ के लिए जब कोई पदार्थ होगा उसके लिए आपको रजिस्टर का फार्मूला अगर लिखना होगा तो इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर ये आपका कोई पदार्थ है, मेटल है, उसका हमको रेजिस्टेंस लिखना है, रजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रजिस्टर का फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखा गया है। रजिस्टर जो है आपका R इक्वल्स टू रो L/A, जहाँ रो आपका ये आपका रजिस्टिविटी है। ठीक है, रजिस्टिविटी बोलिए या आप उसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, जो यहाँ पे रो लिखा गया है, देखिए यहाँ पे जो ये रो है, ठीक, यहाँ ये रो है, तो रो को हम स्पेसिफिक रजिस्टिविटी बोल सकते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं। यहाँ आपका L जो है ये इस मेटल का लेंथ है तथा A जो है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, इस मेटल का, ये आपका जो मेटल है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ठीक है, इस मेटल का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है A है और लेंथ आपका L है। ठीक है, इस प्रकार के आपका रजिस्टर का फॉर्मूला यहाँ से पूरा क्लियर होता है। ठीक है, फिर आगे चलिए, आगे आपका देखिए यहाँ पे है, आगे आपका है यहाँ पे कंडक्टर के बारे में क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है, देखिए कंडक्टर आपका किसी चालक पदार्थ, ठीक है, चालक पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, जो चालक होता है, चालक पदार्थ में जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें आप यदि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे तो बहुत आसानी से फ्लो होता है तथा उसमें, अच्छा ये फ्लो क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती हैं, जो कि आप जब आप इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे, जब आप विभवांतर को उसके सिरों पर लगाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होती हैं वो आसानी से फ्लो होने लगती हैं। ठीक है, इसलिए आपका कंडक्टर विद्युत धारा का सुचालक होता है। ठीक है, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वह 10 के पावर माइनस, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 8 से 10 टू द पावर माइनस 3 तक होती है। देखिए कितना कम है, इसका रेजिस्टेंस का मान जितना कम होगा उसमें करंट का मान उतना ही आसानी से फ्लो होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आपका इंसुलेटर है। इंसुलेटर के बारे में क्या होता है, इंसुलेटर हम आपको बता देते हैं। देखिए इंसुलेटर जो है आपका, इंसुलेटर वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कठिन होता है, कुचालक यहाँ कहलाते हैं। ठीक है, कुचालक कहलाते हैं। इनकी प्रतिरोधकता 10 के पावर 6 से 10 के पावर 8 ओम मीटर के पास होती है। ठीक है, अब देखिए इंसुलेटर क्या होता है, जो आपका इंसुलेटर है, ठीक है, इंसुलेटर जो होता है वह विद्युत का कुचालक माना जाता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है तथा इसमें जब आप विभव को लगाएंगे, ठीक, जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो नहीं होते हैं क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, तो इसीलिए इनको विद्युत का कुचालक बोला जाता है। ठीक है, और इनकी जो प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी होती है, उनका मान 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 8 तक होता है। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान कितना अधिक है। रेजिस्टेंस का मान जब अधिक होगा तो उसमें करंट आसानी से, उसमें करंट का मान फ्लो ही नहीं होगा, जितना अधिक होगा करंट को फ्लो होने में उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो इंसुलेटर होता है उनकी रेजिस्टिविटी का मान इतना अधिक होने की वजह से करंट का मान फ्लो ही नहीं होता है, बहुत कम फ्लो होता है, बहुत कम फ्लो होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आपका है ओम्स लॉ। ठीक, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के बारे में जान लेते हैं।
ये भी आपका पूछा जा सकता है, ओम्स लॉ के बारे में लिखिए, ओम लॉ क्या होता है, ठीक, ओम के नियम को बताइए, ओम लॉ क्या होता है, ठीक है, ओम के नियम को आपको बताइए। ओम का नियम देखिए, ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को परिवर्तित न किया जाए, ठीक है, यदि कोई चालक है, आप उसकी भौतिक अवस्था को परिवर्तित न करें। अच्छा बताइए भौतिक अवस्था क्या क्या होती हैं, जैसे आप ताप हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया, इन सभी चीज़ों को यदि आप परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। ओम ने यही बताया था, जो ओम साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि यदि आप किसी चालक के सिरों पर, यदि आप किसी चालक की भौतिक अवस्था को परिवर्तित न करें, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होगा वो आपका नियत होता है, ठीक है, देखिए आपका नियत होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यदि किसी चालक पर लगाया गया वोल्टेज V हो, ठीक, चालक के सिरों के बीच आप वोल्टेज V लगा रहे हो तो उसमें बहने वाली धारा I हो, ठीक, I हो ओम के अनुसार। ओम का अनुसार है, ओम के अनुसार आपको यहाँ पे बताया गया है V/I इक्वल्स टू, ठीक, V/I कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को ही आप R बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे आपका नीचे, ये आपको पेपर में भी पूछा जा सकता है, SSC JEE जितनी है, JEE की एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम, उसमें पूछा जा सकता है कि ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, ठीक, वैलिड फॉर लीनियर एलिमेंट। देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं, लीनियर एलिमेंट वे होते हैं, आप यही ऊपर लिखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं V/I जो होता है वह कांस्टेंट हो, ठीक, इसी को लीनियर एलिमेंट बोला जाता है, ठीक। इसको हम आपको अच्छे से बताएंगे। अभी आप इतना जानिए कि लीनियर एलिमेंट होते क्या हैं। V/I का जो रेशियो होता है, जो यह कांस्टेंट है, इसी को हम लीनियर एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। जो भी एलिमेंट हो, यदि उसमें V/I का रेशियो हो, कांस्टेंट होगा, तो आपका लीनियर एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब लीनियर एलिमेंट के बारे में आप जान गए। फिर देखिए दूसरा चीज़ आपको जानने लायक है, पेपर में बहुत से पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि ओम्स लॉ डिफाइंड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना है। यदि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो ओम्स लॉ डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, उस मेटल के लिए ओम्स लॉ डिफाइंड नहीं होगा, तो आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। फिर देखिए आपका आगे आपका है, देखिए यहाँ पे आगे है, आगे आपको यहाँ पे बताया गया है कि तापमान, देखिए आगे आपका है तापमान का मान बढ़ने पर रजिस्टर का मान बढ़ जाता है। हम आपको पहले ही बताया है, जो तापमान का मान है यदि आपको बढ़ रहा है तो रजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है RT, यहाँ पे ये RT है, ठीक है, ये RT है, RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। ये आपका, यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। फिर देखिए अभी आपका आगे, हम आपको आगे इस फार्मूला को डिराइव करवा रहे हैं, ठीक है, डिराइव करवा रहे हैं। फिर देखिए अगला चीज़ आपका है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, ठीक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ये भी पूछा जाता है, जब किसी चालक में धारा बहती है तो चालक के भीतर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को चालक की विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को आप रो से प्रदर्शित करते हैं। जब हम फार्मूला लिखें R इक्वल्स टू रो L/A, ये आपका जो रो है यही आपकी रजिस्टिविटी है और यही आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है इसको, ठीक। फिर चलिए आगे आपका है, देखिए फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है रो इक्वल्स टू E/J, ठीक, रो इक्वल्स टू E/J, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को हम प्रतिरोधकता बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। वेयर जहाँ पे जो J है आपका, ये करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, J इक्वल्स टू I/A,
यहाँ पे देखिए लिखा गया है आपका J इक्वल्स टू I/A। अब देखिए आपका पूछ सकते हैं कि रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का आपको यूनिट बताना है। पेपर में पूछा गया है, बहुत सारे पेपर में पूछा गया है, तो आपको इसको याद कर लेना है। याद क्या करना है, देखिए यहाँ पे है इनका यूनिट जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो का जो आपका यूनिट होगा वह ओम मीटर होगा। अब देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है। यदि आपको इसको याद नहीं करना है, बाई चांस आप भूल जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए आपको देखिए यहाँ पे हम आपको फार्मूला बताए हैं, अभी जल्दी यही बताए हैं, अभी हम आपको जल्दी ही फार्मूला बताए हैं। फार्मूला में था आपका R इक्वल्स टू रो L/A। ठीक, यहाँ पे था आपका, तो रो का हमको यूनिट बताना है, तो यहाँ पे रो लिख लीजिए, रो इक्वल्स टू RA/L। ठीक, RA/L। ठीक, अब देखिए आपको लिखना है यहाँ पे यूनिट ऑफ रो। ठीक, यूनिट ऑफ रो इक्वल्स टू, अब यूनिट ऑफ आर का हो जाएगा आपका ओम, तथा यहाँ पे क्षेत्रफल का हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर बट्टे लेंथ का आपका हो जाएगा मीटर, तो मीटर से मीटर कटा आपका आ गया ओम मीटर। ठीक, तो आपको इस प्रकार से रो का यूनिट अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, बाई चांस आप भूल जा रहे हैं तो आप इस सूत्र से निकाल लीजिएगा। फिर देखिए आगे है आपका आगे आपका है, इतना चीज़ें हम आपको बता दिए रो के बारे में, यूनिट क्या होता है। फिर आपका है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको पूछा जा सकता है। ये अधिकतर क्वेश्चन आपके जेईई में पूछे जाते हैं कि तापमान पर रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। आगे आने वाले आपके जितने भी जेईई के एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी चीज़ों को पढ़ने से आपको पढ़ने में जब आप जेईई की प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत आसानी से आप हर चीज़ों को समझ सकते हैं। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा किसी चीज़ को समझने में। ठीक है, तो आपका बेस तैयार होने से आगे की चीज़ें समझने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, देखिए तो यहाँ आपको है, यहाँ पर आपका है टेम्परेचर से रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। जो चालक होती हैं, चालक धातुएं होती हैं, चालक जो होती हैं, उन पर यदि आप तापमान बढ़ा रहे हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक, रेजिस्टेंस का मान, प्रतिरोध का मान आपका तापमान के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो आपका धारा का मान घटेगा। ठीक, एक तरह से बोला जाए वो अब कुचालक की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें धारा का मान घट रहा है, उसमें धारा आसानी से फ्लो नहीं होगी। ठीक, तापमान बढ़ने से वह कुचालों की भांति व्यवहार करने लगती हैं धीरे धीरे। फिर देखिए मिश्र धातु क्या होती है, सेमीकंडक्टर। ठीक, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर जो मिश्र धातु होती हैं का प्रतिरोध, मिश्र धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। जो सेमीकंडक्टर होती हैं, अगर आप उनका भी तापमान बढ़ा रहे हैं तभी पर भी आपका रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, लेकिन यह वृद्धि अपेक्षाकृत कम तथा अनियमित रूप से होती है। लेकिन यह जो वृद्धि करा रहे हैं आप तापमान का, एक लिमिट है, एक जो होता है कि एक समय के लिए ही सीमित होता है। इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर वह चालक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब आप एक समय के बाद अधिक बढ़ाने लगेंगे तो वह चालक में आने लगेंगे। ठीक है, ये आपका सेमीकंडक्टर में होता है। फिर देखिए कुचालक में क्या होता है। कुचालक जो होता है, कुचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता है। जो कुचालक वस्तु होती हैं, यदि आप तापमान बढ़ा रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती हैं, जिससे रेजिस्टेंस का मान घटने लगता है। रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो उसमें करंट का मान आसानी से फ्लो होने लगता है, तो वह चालक बनने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वह चालक धीरे धीरे बनने लगते हैं। देखिए यहाँ से आपका कुचालक के लिए हो गया, कुचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता है। ठीक है, फिर देखिए आगे आपका है, आगे हम आपको इस फार्मूला को डिराइव कराने वाले हैं जो हम आपको पहले बताए हैं अभी पीछे, RT इक्वल्स टू, ठीक,
RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ठीक, उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। फिर देखिए, फिर है आपका यहाँ पे हम आपको इस फार्मूला को डिराइव कराने वाले हैं। तो देखिए इस फार्मूला के बारे में, फार्मूला में है आपका पहले आपका है यहाँ पे, माना किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध, कोई आपका धात्विक चालक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, धात्विक चालक, जो चालक है धात्विक चालक, उसका प्रतिरोध मान लीजिए आप R0 है। प्रारंभिक कंडीशन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आपका जो रेजिस्टेंस है उसका मान R0 है। ठीक, टेम्परेचर T टेम्परेचर पर, ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आपका जो चालक है उसका प्रतिरोध आपका RT है। ठीक, RT है। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपका प्रतिरोध में परिवर्तन जो है, ठीक, प्रतिरोध में परिवर्तन यहाँ पर आपका है RT माइनस R0 इक्वल्स टू आपका प्रतिरोध में जो परिवर्तन है आपके टेम्परेचर के अनुपाती होता है। ठीक है, तापमान में बढ़ाएं हैं तभी तो रेजिस्टेंस का मान परिवर्तित हुआ है, तो यह तापमान पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, यह आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। फिर दूसरा इक्वेशन बोल रहे हैं कि जो आप रेजिस्टेंस में परिवर्तन हुआ है RT माइनस R0, यह आपके प्रारंभिक रेजिस्टेंस के मान के बराबर होता है। यह आपका बराबर नहीं होता है, ये दोनों में आपको देखिए यहाँ पे गलती हो गया है, ये बराबर नहीं होते हैं, ये समानुपाती होते हैं। ठीक है, समानुपाती होते हैं, इसको आप गलती को सही कर लीजिएगा, ये समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 1 समीकरण 2 तैयार हो गया। फिर देखिए यहाँ आपका है, यहाँ से आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक, समीकरण 1 व 2 से क्या है कि RT माइनस R0 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा RT माइनस R0, यह समानुपाती है, सॉरी, RT माइनस R0 और यहाँ पे RT माइनस R0 समानुपाती आपका हो जाएंगे R0 और डेल्टा टी के। ठीक, टेम्परेचर के। तो यहाँ से हम आप लिखेंगे RT माइनस R0, जो यह समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ हमको अल्फ़ा एक कांस्टेंट लेंगे जिसका मान 1 होता है, और R0 और डेल्टा टी। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ से प्राप्त हो गया। आगे आपका है, यहाँ से हम RT रख ले रहे हैं और R0 को इस साइड भेज दे रहे हैं, तो आपका हो जाएगा R0 प्लस अल्फ़ा R0 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा RT इक्वल्स टू R0 का मान और 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ठीक, इस प्रकार से देखिए यहाँ आपका फार्मूला डिराइव्ड हो गया, यहाँ आपका फार्मूला डिराइव्ड हो गया है। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। यदि देते हैं कि वह टेम्परेचर T टेम्परेचर पर RT का मान यहाँ पर है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना है, और आपका टेम्परेचर डिफरेंस आप यहाँ से निकाल ही लेंगे T डिग्री सेंटीग्रेड पर और 0 डिग्री से पर 0 डिग्री पर, दोनों का आप अंतर करेंगे तो आपको डेल्टा टी मिल जाएगा। तो यहाँ से पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, यहाँ देखिए आपको अल्फ़ा के बारे में नहीं बताए हैं, जो यहाँ पर आपका अल्फ़ा है। ठीक, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है, तापमान गुणांक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में अल्फ़ा के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन बनाते हैं कि आपको RT दे देंगे, R0 दे देंगे और आपको अल्फ़ा के बारे में पूछेंगे। RT जो आपका टेम्परेचर दिया रहेगा, ठीक, कि इस टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस का मान ये है, तो वो जो टेम्परेचर होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोनों का जब आप अंतर करेंगे तो आपको डेल्टा टी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, आप अपने बुक से उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, उतना आता नहीं है, बहुत कम बार आया है। तो आप इन सारे चीज़ों को, टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक, पहला चैप्टर आपका इस तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर था और आपका
पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है और अगला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। दूसरा चैप्टर जो है उसका वीडियो कल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तब तक आप इनको पढ़िए और अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको मेहनत भी नहीं करना है और अच्छे से नंबर भी आपको मिलेगा। इसमें फिक्स है 5 नंबर में आता ही है आता। ठीक है, 5 नंबर आता ही आता है, इस चैप्टर से फिक्स है। छोटी छोटी चीज़ों को आपको पूछ लेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में, करंट के बारे में, कंडक्टर के बारे में, तो आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिए ताकि आपको आगे के जो चैप्टर हैं उनको समझने में आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार थैंक यू।